प्रतिष्ठा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में आज 8वां दिन है जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। आज किसान आंदोलन का 8वां दिन है और दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान जुटे हुए हैं। लगातार किसान आंदोलन की आग फैलती ही जा रही है। वहीं सरकार लगातार किसानों को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। उस दिन एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया था। इसके साथ ही किसानों को कृषि कानून के फायदे बताए गए थे, लेकिन उसके बावजूद किसान सरकार से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद आज एक बार फिर किसानों को सरकार के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज किसान संगठनों से बातचीत के बाद कोई हल निकल सकता है। इन सब के बीच में वहीं किसान आंदोलन का असर दिल्ली एनसीआर में यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और किसान आंदोलन का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ यातायात, फल सब्जियों के आवागमन पर भी दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का असर दिल्ली पर खूब देखने को मिला है। किसान रोजमर्रा की सब्जियों और फलों को लेकर मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण सब्जी उगाने वाले किसानों को भी परेशानी इसका सामना करना पड़ रहा है। वे फल और सब्जियां मंडी के बजाय खेतों के आसपास के बाजारों में औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। आसपास के बाजारों से जिलों से मंडी में सब्जी नहीं आने से आवक भी कम हो गई है, जिससे मंडी में सब्जियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन अगर हालात यही रहे तो लोगों को महंगी सब्जी खरीदनी पड़ेगी। टीएचए की साहिबाबाद मंडी में दिल्ली के आसपास इलाकों समेत बुलंदशहर, मोदीनगर, मुरादनगर, हापुड़, गढ़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर आदि जगहों से किसान सब्जी लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में सब्जी उगाने वाले किसानों की मुसीबत भी बढ़ गई है। किसान सब्जी लेकर साहिबाबाद मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जगह जगह तैनात पुलिस किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने नहीं दे रही है। सब्जी लेकर आने वाले किसानों को भी बीच में रोक दिया जा रहा है। सब्जी खराब नहीं हो, ऐसे में किसान मजबूरी में आसपास गाँव में ही सब्जियों को बेच रहे हैं। खीरा, गोभी, पालक, शलजम, मूली आदि की आवक बेहद कम हो गई है। मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम होने की वजह से सब्जियों में को कम दाम में बेचना पड़ रहा है। बुधवार को भी मंडी में दिल्ली से टमाटर की आवक बेहद कम रही, जबकि पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से टमाटर आना शुरू हो जाता था। इससे अधिकतर आड़तियों को टमाटर नहीं मिला है। हापुड़, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर से मूली, पालक, धनिया, अदरक, शलजम समेत अन्य सब्जियों की आवक भी कम हो गई है, जिससे फुटकर विक्रेताओं को भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। मंडी में आम दिनों में सब्जियों के 200 से 250 ट्रक पहुंचते हैं। किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की संख्या बेहद कम हो गई है। अब मात्र 180 से 190 ट्रक मंडी में आ पा रहे हैं, जबकि यही ट्रक 500 से 700 की तादाद में आया करते थे। आढ़तियों का कहना है कि सब्जी व फलों की आवक कम होने के अलावा दाम व ट्रांसपोर्ट के भाड़े में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर अब फुटकर बाजार में भी आम लोगों पर पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर महंत नृत्य गोपाल दास का हाल सीएम योगी ने जाना है। उन्होंने उनसे मिलकर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे। मुंबई से लौटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल गए। यहाँ उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना है। इसके अलावा एक वरिष्ठ IAS की मां की तबीयत के बारे में भी पूछा है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता लखनऊ में भर्ती हैं। उन्हें 9 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ व सीने में दर्द की वजह से भर्ती कराया गया था, मगर यहां जांच में फेफड़े की नसों में रक्त का थक्का जमा मिला। इसके बाद प्रोसीजर व दवा के जरिए थक्का निकाला गया। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम 7 बजे अस्पताल पहुंचे। यहाँ महंत की तबीयत के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उनका हालचाल जाना और यहाँ वरिष्ठ IAS अफसर की भर्ती मां को भी हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से महाराष्ट्र के दौरे से होकर वापस आए हैं, तब से उद्धव ठाकरे सरकार की चिंता बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे को डर है कि कहीं सीएम योगी मुंबई की फिल्म सिटी को लखनऊ न लेकर चले जाए या फिर नोएडा में स्थापित न कर दे। इसको लेकर योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। यह उनका सपना है, जिसको लेकर वे मंगलवार को मुंबई पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने फिल्म सितारों से मुलाकात की। योगी सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है और वे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला गया है। सामना में लिखा है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा है।
इन साधु महात्मा का मुंबई मायानगरी में आगमन हुआ और वे समुद्र तट पर स्थित ओबेरॉय ट्राइडेंट मठ में ठहरे हैं। साधु महाराज का मायानगरी में आने का मूल मकसद ऐसा है कि मुंबई की फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। हम महाराष्ट्र से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वह फिल्म सिटी लेकर जाए। वहीं शिवसेना में छपे इस लेख को लेकर यूपी सरकार के मंत्री एसपी सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे से उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है और उन्होंने सामना के संपादकीय का उपयोग करते हुए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। एसपी सिंह ने सामना में छपे लेख की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री का खुले दिल से स्वागत किया है। और मुंबई एनसीबी ने अपने ही विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 2 एनसीबी के केस जांच चल रहे थे, जिसको लेकर एनसीबी के अधिकारियों पर शक हुआ। उसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए अपने डिपार्ट के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ड्रग्स रैकेट मामले में एनसीबी ने अपने ही 2 अफसरों पर कार्रवाई कर दी है। मुंबई एनसीबी ने अपने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया। एनसीबी को दोनों अफसरों पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में इनका हाथ था। इसके अलावा एनसीबी के वकील की भूमिका भी जांच की जा रही है, क्योंकि जब इन स्टार्स की बेल को लेकर सुनवाई होनी थी तब वकील ही पेश नहीं हो पाए थे, जिसके कारण एनसीबी का पक्ष नहीं रखा गया था। इन दोनों ही अफसरों पर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। बता दें कि बीते दिन एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के घर से करीब 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया था, जिसके बाद भारती को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जब भारती ने अदालत में बेल की गुहार लगाई तो उन्हें आसानी से जमानत मिल गई थी, क्योंकि एनसीबी का कोई अधिकारी या वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। ऐसा ही फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ हुआ था, जहां कुल 1.7 ग्राम हैश बरामद हुआ था। जब करिश्मा ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली तब भी एनसीबी का कोई अधिकारी कोर्ट में नहीं था, इसलिए उन्हें भी जमानत आसानी से मिल गई थी। अब एनसीबी की ओर से एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें भारती सिंह हर्ष को मिली बेल को चैलेंज किया गया है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कई एजेंसियों ने मुंबई में डेरा डाला हुआ है। केस की जांच के दौरान ड्रग्स से जुड़ी बातें सामने आई थी, जिसकी कड़ियां अभी तक जुड़ती जा रही हैं। अभी तक एनसीबी कई फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, प्रोडक्शन कंपनियों से जुड़े लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और इन दिनों देश का मौसम सुहाना हो चुका है। देश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जगह जगह पहुंच रहे हैं। बात उत्तराखंड की करें या फिर हिमाचल प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। देश में सर्दी जोर पकड़ चुकी है और तापमान में हो रही गिरावट को देखते हुए लग रहा है कि इस बार देशवासियों को ठंड का सितम कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों के लिए ठंड में इजाफा कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं, तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारे में लगातार गिरावट के कारण लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में निवार के बाद अब बुरवई चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक खाड़ी में उठने वाले इस तूफान की श्रीलंका के त्रिकोमाली के दक्षिण पूर्व से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं भारत के पाम्बन से फिलहाल यह तूफान 470 किलोमीटर और कन्याकुमारी से 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार आंकड़ों में इजाफा होते ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जहां कोरोना के मामलों में कमी आई थी, तो वहीं बुधवार को कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आज कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आज कोरोना के 35,551 मामले सामने आए हैं। बता दें कि बुधवार को 36,604 केस रिपोर्ट किए गए थे। इस दौरान 526 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद अब भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 95 लाख को पार कर गई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के मामलों की बात करें तो दुनिया में कोरोना के 6,48,44,711 मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस के कारण अब तक 14,99,000 से 1,346 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,49,00,000 से ज्यादा लोग वायरस को मात कर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और कोरोना वैक्सीन
वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। एम्स कलेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द देशवासियों को मिल सकेगी और उसका वैक्सीनकरण हो सकेगा। भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने करोड़ों लोगों को खुशखबरी देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक की शुरुआत में हमें सफलता मिल जाएगी। गुलेरिया ने कहा है कि उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन जनवरी तक के देश में आ जाएगी। कोरोना की वैक्सीन जनवरी तक देश में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए भारतीय नियामक अधिकारियों से आपातकालीन इजाजत मिलनी चाहिए ताकि जनता को वैक्सीन देना शुरू किया जा सके। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया है। 70,000 से 80,000 लोगों को टीका दिया गया है। कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। डेटा से पता चल रहा है कि अवधि में टीका सुरक्षित है। और अब देश की जांच एजेंसियों पर भी सीसीटीवी कैमरे की नजर होगी। इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक अब एनसीबी समेत तमाम ऐसी बड़ी ऐसी एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए, एनसीबी समेत जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का आदेश दिया है। ये उपकरण उन जांच एजेंसियों के दफ्तर में लगाने के आदेश दिए गए हैं जिनके पास गिरफ्तारी करने और पूछताछ करने की शक्ति है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। थाने के सभी एंट्री व एग्जिट पॉइंट, मेन गेट, सभी लॉकअप, लॉबी और रिसेप्शन एरिया में सीसीटीवी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत अधिकतर जांच एजेंसियां अपने दफ्तरों में कैमरे लगाती हैं और वहां पूछताछ करती है। ऐसे में जहां आरोपी को रखा जाता है और उससे पूछताछ होती है, वहां सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाना अनिवार्य है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बाद सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। और हाल ही में गुजरे निवार तूफान के बाद एक और तूफान का खतरा 4 दिसंबर को सताने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि एक और तूफान आ सकता है, जिसका नाम होगा बुरेवी। तमिलनाडु और केरल पर 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहयोग देने का भरोसा दिया है। इस बीच कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली तथा मदुरै में एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं और नागरकोइल में राहत शिविरें स्थापित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी शाखा ने बताया कि तूफान 4 दिसंबर को तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। इस कारण दक्षिण तमिलनाडु तथा दक्षिण केरल में 3 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु के राज्य मंत्री आरबी उदय कुमार ने बुधवार को रामेश्वर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि सभी मछुआरे समुद्र से लौट आए हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में जाने के लिए कहा गया है। और मशहूर बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। बहुत जल्द वो सियासत में कदम रखेंगे। उन्होंने बताया है कि जनवरी में अपनी पार्टी का नाम घोषित करेंगे और लोगों को उसमें जोड़ेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि वह 31 दिसंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और वर्षों से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए इसे जनवरी में लॉन्च करेंगे। उन्होंने घोषणा अपने मंच रजनी मक्कल मत्रम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के एक दिन बाद की है। उन्होंने कहा है कि वह चुनावी राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं को जल्द घोषणा करेंगे। रजनीकांत ने कहा कि चुनाव के बाद वह ऐसी सरकार बनाएंगे जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वह अपनी सरकार बनाकर राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगे। उनकी सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम करेगी। रजनीकांत ने कहा कि वह जो वादा करते हैं उससे कभी नहीं मुकरते। राज्य में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, यह वक्त की मांग है और अगर यह नहीं होता है तो फिर कभी नहीं होगा। इस बदलाव के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे मेरे साथ आएं और हम मिलकर राज्य की राजनीति को बदल कर रख देंगे, ऐसा रजनीकांत ने बैठक के बाद कहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू के अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, जिसको लेकर हर संभव कोशिशें की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच सरकार की सतर्कता के कारण यह फिलहाल काफी हद तक काबू में होता नजर आया है।
इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर जब दूसरे राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू क्यों नहीं लगाना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब देते हुए कहा, दिल्ली में फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में कोरोना के केस काफी ज्यादा आ रहे थे। इस बीच महामारी से अचानक से मौतों का आंकड़ा बढ़ गया था। इसको लेकर स्वास्थ्य एजेंसियों से लेकर सरकार के आला अधिकारी परेशान हो गए थे। इसी बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना अगले कुछ दिनों में कंट्रोल आ जाएगा। इसके लिए सरकार ने कई स्तर पर काम किया। पहली बात यह कि सरकार ने RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके बाद सरकार ने कंटेनमेंट जोन को बढ़ाया, जिसके कारण कंटेनमेंट ट्रेसिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इससे संक्रमितों की संख्या पर लगाम लगी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विस्टा न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।